गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ब्रेक से आ गए हो तो इसका मैसेज कर दो। देख आगे कैसे भी ब्रेक से तो इसका मैसेज करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो आज अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरी ट्यूब ये सब पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन का। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, फोर्स ऑफ कोहेसन। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स। तो पहले कोहेसिव फोर्स देख लो और फिर एडिसिव फोर्स। तो पहले कोहेसिव फोर्स या फिर इसे कोहेशन भी लिख सकते हो, कोहेसिव फोर्स भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले एक स्टार मार्क देके कोहेसिव फोर्स लिखो। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स में बस ये लाइन लिख लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। The force of attraction between molecules of the same substance is called cohesive force. The force of attraction between molecules of same substance is called cohesive force. कोहेसिव फोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में तुम्हें दिखेंगे, एक बार इसे रीड कर लो। ये सभी पॉइंट्स एक बार रीड कर लो। ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं कोहेसिव फोर्स के। पॉइंट समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज कर देना। तो कोहेसिव फोर्स कब लगेगा? जब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसी को अपन कोहेसिव फोर्स कहेंगे, ये ध्यान रखना। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स। इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स तुम्हें बताए, समझ में आया होगा, बहुत आसान एग्जांपल्स था। ठीक है, अब आगे लिखना एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स लिखो एंड इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसे अपन एडिसिव फोर्स कहते हैं। उसके बाद लिखो एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स में लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडिसिव फोर्स। The force of attraction between molecules of different substances is called adhesive force. उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लो जो डेली लाइफ में तुम देखते हो।
तो तुम्हें अब रीजन पता होगा कि कब फोर्स ऑफ एडिसिव लग रहा है और कब कब फोर्स ऑफ एडिसिव लग रहा है। कोहेसिव और एडिसिव के पीछे क्या बेसिक डिफरेंस है? तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो लगेगा उसे कोहेसिव, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच लगेगा उसे एडिसिव। तो इसके कुछ एग्जांपल्स तुम्हें सामने दिख रहे हैं, इजिली तुम्हें समझ में आ जाएगा। डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। समझ आ गया हो तो यस का मैसेज करो, किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो वो पॉइंट नंबर मैसेज कर देना। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि इसमें से एक दो एग्जांपल तुम कॉपी में लिख भी लो ताकि अपने को ध्यान रहे, है ना। एक दो एग्जांपल इसमें से चाहो तो तुम अपने कॉपी में लिख सकते हो। हो गया हो तो डन का मैसेज करना, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अब इसी फोर्स ऑफ एडिसिव एंड कोहेसिव की वजह से जब अपन ग्लास में वाटर या फिर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के कंटेनर में वाटर या कोई लिक्विड रखते हैं तो उसका जो वो जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखना। जैसे यहाँ पे तुम दो एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ग्लास और मरकरी, ग्लास और वाटर। तो एक में जो वाटर का जो शेप है, देख सकते हो, एक में जो शेप है वो इस तरीके से और एक में शेप जो है वो इस तरीके से। तो इसके पीछे जो रीजन है, ये इसके पीछे जो रीजन है वो मेन रीजन है फोर्स ऑफ एडिसिव और कोहेसिव। हमेशा ध्यान रखना कि मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, और जो वाटर और ग्लास के बीच जो एडिसिव फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्गर होता है वाटर वाटर के कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। तो होता क्या है कि जैसे देखो, समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला कि ग्लास वाटर, समझना ध्यान से, जो ग्लास वाटर के बीच जो फोर्स है वो ग्रेटर है किससे? वाटर वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ग्लास वाटर का फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब कि जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो लेयर है वो कुछ इस तरीके से बना है। विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? इस तरीके से। बट हाँ, कनकेव बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि वैक्यूम में रखा हुआ हूं मैं, यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा दिखा, तो इसका रीजन तुम क्या दोगे? समझ रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ग्लास वाटर को मैंने एक वैक्यूम में रखा हुआ है, अब मैं देख रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना, फिर वहां पे तुमसे मैं रीजन पूछूं तो तुम तो फिर प्रेशर वाला रीजन तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि जब एयर है ही नहीं तो प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। फिर भी जब अपन ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बट इस केस में क्या है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, मरकरी मरकरी के बीच के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्लास और मरकरी के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से इस टाइप का स्ट्रक्चर बना। तो एक बार ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो और साइड में लिख लेना, एक दो पॉइंट्स लिख लो खुद से।
कि जो फोर्स है, पहले वाले में लिख लेना कि द फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर ब्रैकेट में एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में कोहेसिव फोर्स। तो इस तरीके से ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। और ये भी नीचे एक स्टार मार्क देके पॉइंट लिखना, प्योर वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। ये भी बताऊंगा जीरो का क्या मतलब होता है। डायग्राम ड्रॉ कर लेना तो बता देना मुझे, और ये नीचे ये एक जो लाइन है ये भी नोट कर लेना। इस सरफेस को लिक्विड मिनिस्कस सरफेस कहते हैं, है ना, तो ये भी वर्ड ध्यान रखिए। जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी सिलेबस में है तो अपने को पढ़ना होगा। टॉपिक तुम लोग को बोरिंग लग रहा होगा, नहीं? किस किस को बोरिंग लग रहा है मैसेज करो तो, ईमानदारी से। सौम्या को, और हाँ विस्कोसिटी तक बोरिंग लगेगा, उसके बाद फिर सही होगा। नहीं लग रहा स्नेहिल को, स्नेहिल पक्का इंजीनियर बनेगा कंफर्म, एक नंबर, क्या बात है। मतलब बनोगा तो सभी, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। रवि को भी नहीं लग रहा। गुड। इतना भी बोरिंग नहीं है यार, है इंटरेस्टिंग, मतलब इजी जी है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो चारों तरफ दिख रहा है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फेविकॉल से अपन ने पेपर चिपकाया है कभी, लेकिन रीजन नहीं पता करने की कोशिश करा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये तुम्हें बताया गया। मरकरी के ड्रॉप को अपन ने ब्रेक करने की कोशिश करा, कभी नहीं टूटा, तो आखिर इसके पीछे रीजन अभी तुम्हें एक्सप्लेन करा। हाँ बिल्कुल, फेविकॉल हाथ पे भी लगाया है, सही बात। ग्लास में पानी अपन ने डेली पिया है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करा कि जो मिनिस्कस है ये इस तरीके से क्यों बना, है ना। तो ये पढ़ रहे हो तुम, इतना बोरिंग नहीं है यार। ऐसा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि अपन ने कभी अच्छे से देखा ही नहीं।
इसको तुम्हें प्रॉपर तरीके से देखना है ना, तो जो ग्लास है ना उसका डायमीटर कम लो। ज्यादा डायमीटर पे फ्लैट हो जाता है तो फिर अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाना मुश्किल होता है। जैसे अपना मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, मेजरिंग सिलेंडर जो अपन लैब वगैरह में देखते हैं, उस सिलेंडर को अच्छे से देखोगे ना फिर तुम्हें वहां दिखेगा। ग्लास के साथ नहीं, डिफरेंस सभी के साथ होता है, बट वही कम ज्यादा का डिफरेंस रह जाता है ना। जैसे मान लो ग्लास के साथ कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छे से ग्लास बेसिकली ट्रांसपेरेंट है, तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो अपन इजिली बाहर से भी देख सकते हैं। बाकी मटेरियल में ये फैसिलिटी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ। चलो अब इसके पीछे का रीजन तुम्हें बताने की कोशिश किया गया था, देखना एक बार पढ़ो तुम इसे, है ना। पढ़ो, मजा आएगा, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये तुम्हें पहले पढ़ लो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी कैपिलरी में मेनिस्कस क्यों बनता है, इसके पीछे जो रीजन है वो बताया गया है। ये फोर्स वोर्स मत पढ़ना, बस इतना पढ़ लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट। ये मत पढ़ो। पढ़ लिए क्या? देखो, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। वैसे इसका कोई रीजन मतलब काम तो नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे तुम्हें तीन डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम दिख रहे हैं। इन तीन डायग्राम में एक फ्लैट सरफेस है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते किसे हैं? तो देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली ना, जैसे मान लो ये कोई ग्लास सरफेस है, एंड यहाँ पे अपने को कोई वाटर इस तरीके से या कोई लिक्विड इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए जो मेनिस्कस है उस पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे मेनिस्कस है ना, तो इस पे एक अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और उस तरफ से एंगल काउंट करेंगे जिधर से लिक्विड रहेगा, राइट। देखो, इधर से भी अपने को ऑप्शन है और एक ऑप्शन इधर से भी है, लेकिन अपन काउंट कौन सा करेंगे? जिधर से लिक्विड रहेगा। तो ये जो थीटा है ना, इसी को अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जिसको थीटा सी से लिखते हैं, समझे क्या? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कहेंगे? जो भी ग्लास सरफेस है और जो लिक्विड का मेनिस्कस है उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो लिक्विड के साइड से जो एंगल होगा उसी को अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल लिक्विड एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। समझ में आ गया क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट? ये अल्फा जो है, ये अल्फा एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, थीटा होगा। लिक्विड के साइड से लेना है अपने को एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको अपन थीटा सी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपन इस पे। तो मैं इस वाले केस में थीटा दिख रहा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री, दिख रहा है क्या? 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है, ध्यान से। इस वाले केस के लिए तुम देखो तो इस केस के लिए अपन कह सकते हैं थीटा जो है वो लेस देन 90 है, और इस केस के लिए देखो तो थीटा ग्रेटर देन 90 है। दिख रहा है क्या तुम्हें? तीनों के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट में 90 लेस देन ग्रेटर देन लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये तुम देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो फोर्स ऑफ एडिशन है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और जो लिक्विड लिक्विड के उसके जो नेट फोर्स है वो इधर लगेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से लगा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ गया, जिसकी वजह से इसका सरफेस कुछ इस तरीके से। तो ये अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस ये समझना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इसके लिए 90 है, इसके लिए 90 से कम है, और इसके लिए 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा होने का मतलब जो है वो कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किससे? एडहेसिव से। 90 से कम होने का मतलब सिंपल है कि एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा किससे? कोहेसिव से, सिंपल। और जब ये वाला होगा तो इस केस में भी अपन, इस केस के लिए अपन कुछ भी नहीं कह सकते, बस इन दो के लिए अपन क्लियरली ये चीज कह सकते हैं कि एडहेसिव जो है वो कोहेसिव से ज्यादा है, और इसमें कोहेसिव ज्यादा एडहेसिव से। तो एक बार ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करके एंगल वगैरह और ये दो पॉइंट्स लिख लो।
पहले वाले का एंगल नहीं आया। देखो ना, पहले वाले का एंगल ये रहा अपना लिक्विड सरफेस, ध्यान से देखो, ये है अपने पास लिक्विड सरफेस और ये रहा ग्लास सरफेस। तुम इधर से आओ, इधर से, तो जब इधर से आओगे थीटा तो तुम्हें कितना दिखेगा, 90 डिग्री, है ना। फिर इधर इसका टेंजेंट ड्रॉ करा अपन ने, इधर से आओ तो क्या थीटा 90 से कम है क्या, इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, लिक्विड की तरफ से आओ, क्या थीटा 90 से ज्यादा है क्या। तो बस सिंपल इसी के बेसिस पे अपन ने एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया। नोट कर लेना, डंडा मैसेज करना, फिर आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ सकता है कि 0 डिग्री वाला एंगल कैसे फॉर्म होगा, 0 डिग्री कभी कैसे, जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री का कैसे डायग्राम ड्रॉ होगा वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये ड्रॉ कर लो, नोट कर लो, नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री का डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा, थोड़ा इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करना। मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है इस तरीके से, परफेक्ट स्फीयर है, और इसको मैंने किसी ग्लास बॉटल में या किसी भी बॉटल में इस तरीके से प्लेस कर दिया, और जैसे अटक नहीं जाता है उस तरीके से हो गया। तो जब ये अटक जाता है ना, तो और इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ, तो मान लो कोई लिक्विड है, अरे यार क्या हो गया, मान लो कोई लिक्विड है और लिक्विड को मैंने इस तरीके से प्लेस किया, और ऐसा स्ट्रक्चर जब दिखेगा ना, तो जो इधर का टेंजेंट है, ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ देखना, इधर का जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, इसको जब तुम ड्रॉ करोगे ना तो ये पैरेलल टू द सरफेस आएगा। इस पर्टिकुलर केस में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या क्या बताया गया, ग्लास एंड प्योर वाटर। प्योर वाटर को तुम डिस्टिल वाटर से भी समझ सकते हो, है ना, जिसमें मिनरल्स वगैरह बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, मुझे ध्यान आ तो रहा है, कहाँ पे था, याद तो है, एक मिनट रुकना। हाँ, एक लिखना पॉइंट, एक लाइन लिखो क्वेश्चन का। शेप ऑफ मेनिस्कस फॉर अ लिक्विड ऑफ जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, शेप ऑफ meniscus for a liquid of zero angle of contact is। तो इसके चार ऑप्शन गिवन है, तुम्हें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला प्लेन, दूसरा पैराबोलिक, तीसरा हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल, एंड चौथा सिलेंड्रिकल। ये आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। शेप ऑफ मेनिस्कस फॉर अ लिक्विड ऑफ जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, तो कौन सा होगा शेप बताओ,
अभी बताया हेमिस्फेरिकल, है ना। तो इस हेमिस्फेरिकल के लिए पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल शेप जब बनेगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अपन कह सकते हैं थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। क्या तुम्हें समझ आया क्या? तो इसका मैसेज करो। चलो आगे बढ़ेंगे फिर। अब लास्ट हेडिंग लिखो, कैपिलरी ट्यूब। लास्ट हेडिंग कैपिलरी ट्यूब। बस मुझे इसमें एक फॉर्मूला बताना है, उसके बाद हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब, देखो कैपिलरी ट्यूब कैसे काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है, समझो ध्यान से। सपोज करो एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में अपन ने मरकरी को फिल किया हुआ है, मरकरी फिल करा हुआ है चारों तरफ, और एक ओपन मतलब दोनों माउथ ओपन है, वैसा कुछ अपन ने कोई सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इसमें प्लेस कर दिया। तो जब इसमें ट्यूब तुम प्लेस करोगे ना, तो तुम क्या देखोगे कि जो वाटर का या फिर मरकरी का जो स्ट्रक्चर है, सरफेस है, या फिर वाटर ही मान लो, वाटर बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो जो वाटर का जो सरफेस है ना, कुछ इस तरीके से हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। और इसमें तुम देखोगे कुछ हाइट ऊपर की तरफ जो लिक्विड है वो चढ़ा है, और हमें ये पता करना है कि ये हाइट कितना ऊपर चढ़ा है, ये हमें पता करना है। क्या तुम समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक कोई अपन ने ग्लास ट्यूब लिक्विड में रखा है, और मैं देख रहा हूँ कि ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेसिव जो लिक्विड सरफेस है ऊपर की तरफ चढ़ा है। इसके दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही चढ़ेगा, नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। जैसे एक और डायग्राम से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लो तुमने ट्यूब रखा और इसमें कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिल गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना, कोई कोई मतलब जरूरी नहीं कि ऊपर ही चढ़े, नीचे भी आ सकता है। अपने को पता है कि जब एडहेसिव फोर्स कम होगा, कोहेसिव ज्यादा होगा, तो फिर नीचे चला जाएगा, ये रीजन अपने को पता है, ठीक है। तो मेनली अपन इस वाले मिनिस्कस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें अपन हाइट सॉल्व करना चाहते हैं, तो हाइट सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो तीन पॉइंट अज्यूम करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने ए माना है इस वाले सरफेस पे, देखो पहला पॉइंट मैंने ए माना है, इधर इधर ए पॉइंट है, इसी के हॉरिजॉन्टल में मैंने यहाँ पे बी पॉइंट माना, और इसके टॉप पे मैंने सी पॉइंट माना, समझो ध्यान से। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि पी ए बराबर है पी बी, कह सकता हूं क्या? एट द सेम हाइट ऑफ कनेक्टिंग फ्लूइड प्रेशर विल बी इक्वल, याद है क्या, पढ़ाया हुआ है तुम्हें स्टैटिक्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स में, हाँ ना, नहीं तो मैथ का स्टैटिक्स फील आने लग जाता है। खैर, पीए और पीबी क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा, यदि मैं तुमसे पीबी पूछूं तो तुम कहोगे पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके हिसाब से रो जी एच, ये सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या पीए और पीसी एयर के कांटेक्ट में है क्या? पीए और पीसी एयर के कांटेक्ट में है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पीए का जो प्रेशर है वो पी नॉट के बराबर होगा? तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ पीबी माइनस पी ए बराबर रो जी एच, बोलो, है ना। पीबी माइनस पी ए इक्वल्स टू रो जी एच, सही है। अच्छा अब तुम समझो ध्यान से, अब इस वाले कर्व सरफेस के लिए मैं एक्सेस प्रेशर लिखना चाहता हूँ, तो एक्सेस प्रेशर क्या लिखते हैं, पी इन माइनस पी आउट बराबर 2T/R, क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस है, और पी इन है पीबी के बराबर, पी आउट है एटमॉस्फेरिक यानी कि पी ए कह सकते हो, और ये है 2T/R के बराबर। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं तो रो जी एच बराबर 2T/R क्या आएगा, और ये आर है क्या, पहली बात तो आर तुम्हें समझना होगा, आर है क्या, आर सिंपल वो जो मिनिस्कस जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसका रेडियस है, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें लार्ज करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ना,
ये जो मिनिस्कस है इसका रेडियस r है, ठीक है, इसका रेडियस है r। क्या तुम्हें यहां तक समझ में आया क्या? तो ये इसका मैसेज करो। क्या तुम यहां तक समझ पाए? नोट करना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखो तो इसी में मैं मिटा के लिख रहा हूं। तो ये रिलेशन तो अपने को आ गया यहां तक। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो मैंने स्फीयर यहाँ ड्रॉ किया ना, इसी को मैं लार्ज करके इधर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। देखना ध्यान से। अब मुझे दिख रहा है कि इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r के बराबर। और तुम ध्यान से यदि देखो तो यहाँ पे एक मैं परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे एक सिंपल ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो क्या ये एंगल को मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी कह सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, एंगल ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं। अच्छा, जब ये थीटा सी होगा तो ये जो एंगल है ये होगा 90 माइनस थीटा सी, और ये फिर से थीटा सी हो जाएगा। देखो ध्यान से। और ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में यदि मैं cos थीटा सी लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC अपॉन AB। देखो क्या लिखोगे? बेस अपॉन यानी AC अपॉन AB, राइट। तो AB तो मुझे R के बराबर पता है, और AC को ना मैं कैपिटल R कहता हूं, और कैपिटल R है क्या? रेडियस ऑफ द ट्यूब। R है क्या? रेडियस ऑफ द ट्यूब। जो भी अपन ने ग्लास ट्यूब माना है उसका रेडियस है, और ए बी तो सिंपल आर के बराबर है। तो यदि मैं स्मॉल आर को रिप्लेस करना चाहूं तो क्या मैं कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं क्या? ध्यान से देखो। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा रो जी एच इक्वल्स टू 2t, और आर की जगह सिंपल आर और यहाँ पे कॉस थीटा सी। तो इस तरीके से एच का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2t कॉस थीटा सी डिवाइड बाई रो जी और आर। तो ये तुम्हें एच का फॉर्मूला याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ समझ आया क्या?
और यहाँ पे जो आर है वो है क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब, ये तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आर है वो है क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और तुम यहाँ से एक पॉइंट ये भी नोटिस कर सकते हो कि जो हाइट है वो रेडियस ऑफ ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो बहुत बारी इस वाले रिलेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, h1/h2 इक्वल्स टू r2/r1। मतलब इसमें तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, उसमें 10 सेंटीमीटर वाटर चढ़ा, तो 10 सेंटीमीटर के रेडियस में कितना वाटर चढ़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें इस वाले रेशियो से सॉल्व करना होगा। इसको अपन जुरीन्स लॉ कहते हैं। इतना ज्यादा डिटेल में अपने को जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, और इसका जो रेशियो है h1/h2 वो r2/r1 के बराबर है। तो इस टाइप पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं तुम्हें। पहले बताओ यहाँ तक तुम्हें समझ आया क्या? ये कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट अपन ने h इक्वल्स टू 2t cos थीटा c अपॉन रो जी आर का फॉर्मूला प्रूफ किया है, ये तुम्हें समझ में आया अच्छे से? तो ये इसका मैसेज करो। हाँ, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। लिखो क्वेश्चन, इफ, लिखो एक क्वेश्चन, नोट कर लिए क्या सभी? अच्छा नहीं किए हो, चलो नोट करो फिर, 2 मिनट के बाद क्वेश्चन देता हूँ, नोट करो अच्छे से। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना।
कितना टाइम लगता है नोट करने में? अभी तक नहीं नोट किया क्या? हो भी कि चले गए? रेडियस ऑफ ट्यूब कौन सा है? कैपिटल आर। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ ट्यूब। देखो ना यार, साइड में लिखा हुआ है मैंने। एसी। एसी ही है रेडियस ऑफ ट्यूब। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, एसी ही है रेडियस ऑफ ट्यूब। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखो क्वेश्चन। If a capillary of radius small r, if a capillary of radius small r is dipped in water, is dipped in water, the height of water that rises, the height of water that rises if a capillary of radius small r is dipped in water, the height of water that rises in it in it rises in it is h and its mass is capital M. In it is h and mass is capital M. If the radius of capillary is doubled, if the radius of capillary is doubled, then calculate mass of water, then calculate mass of water. If the radius of capillary is doubled, then calculate the mass of water that rises in the capillary, that rises in the capillary. करो सॉल्व। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन छोड़ो, पहले सॉल्व करो। एक बार क्वेश्चन फिर फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ अ कैपिलरी ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज डिप्ड इन वाटर, द हाइट ऑफ वाटर दैट राइजेस इन इट इज h and mass is capital M. If the radius of capillary is doubled, then calculate mass of water rises in capillary. लगाओ दिमाग। अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, ट्रिकी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। बाप रे, सरफेस टेंशन में 3 लेक्चर लग गया, तक खत्म नहीं हुआ है। विस्कोसिटी m/2। ओके देखते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है।
तुमसे इसमें क्या क्या गिवन है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो कैपिलरी ट्यूब है ना? देखना, दो कैपिलरी ट्यूब है, इसमें से एक का रेडियस है r और दूसरे का रेडियस है 2r। तुमसे बोला गया कि इसमें मास m चढ़ा है तो इसमें कितना चढ़ेगा, बस ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो m/2 देखते हैं। अब मुझे पता है कि h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। अब तुम्हें यहाँ समझना होगा कि क्या मैं मास को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट लिख सकता हूँ क्या? सोचो, ये इसका ट्रिकी पार्ट है। क्या इसके मास को मैं लिख सकता हूँ m 2r का स्क्वायर इंटू h2? बोलो, यहाँ पे h1 कह लो। तो मैं इस तरीके से, हाँ बिल्कुल सही, तो ये आ गया m, है ना? सही है ना? हाँ, अब सोचो तुम ध्यान से। अब यदि मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे मैं h1/r1 बराबर, एक मिनट, कहाँ गया ये रहा, h1/h2 बराबर r2/r1, ये अपने को पता है ना? है ना? सही है। अब यदि अपन सिंपल कहें कि मुझे h1 h2 का किसी तरीके से रेशियो पता लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। अच्छा सोचो, तो h1/h2 बराबर r2/r1 तो सिंपल 2 के बराबर है ना? क्योंकि रेडियस को अपन ने डबल कर दिया। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि h1 बराबर कितना है, तो तुम यहाँ कहोगे 2h2 के बराबर है, या फिर यूं कहो h2 को क्या लिखोगे, h1/2 के बराबर लिखोगे, है ना? h1/2 के बराबर लिखोगे और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। देखो 4 पाई r स्क्वायर h1/2, इससे 2 से 2 कैंसिल होगा और आएगा 2 पाई r स्क्वायर इंटू h1। और तुम्हें पता है कि ये जो मास है किसके बराबर है, 2m के। क्यों? क्योंकि ये जो है वो m के बराबर है, तो ये कितना होगा, 2m के। तो फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर कितना है, 2m। समझ आया तो यस का मैसेज करो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से भी कर सकते हैं क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से कैसे करोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो तुम तो मास कंजर्व कर रहे हो, यहाँ पे अपन मास कंजर्व थोड़ी ना कर सकते हैं। यहाँ पे तो अपने को बस इतना पता है कि जो एडिसिव कोहेसिव फोर्स है उसकी वजह से कितना राइज हुआ है, इसके बारे में अपने को क्वेश्चन को दिया गया है ना। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने का कोई मतलब नहीं समझ में आता मुझे। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। किसी को डाउट तो नहीं है ना? प्रॉपर समझ में आया सभी को? चलो हेडिंग लिखना, विस्कोसिटी। मास कंजर्वेशन क्यों नहीं कर सकते हैं सर? अब एक बात बताओ तुम मुझे, इन दोनों को तुमने एक अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है। अब मुझे तुम मास कंजर्वेशन कौन से बेसिस पे लगा रहे हो ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, अभी मान लो कि अभी इसमें h हाइट तक चढ़ा है वाटर, ठीक है? बाद में मानते हैं कि 2h हाइट तक चढ़ा है। तुम मुझे बताओ इन दोनों को मास को अपन कैसे बराबर कर सकते हैं? भले ही तुम सोच के देखो, क्या ये दोनों मास को अपन बराबर कौन से बेसिस पे करेंगे? क्या है बेसिस, क्या है बेसिस, बताओ मुझे। हाँ, तुम ये कहते ना कि इस पूरे कंटेनर का मास मैं बराबर कर रहा हूँ, इस पूरे कंटेनर का, तो मैं बिल्कुल एग्री करता।
बट सिर्फ तुम कहो कि कंटेनर में जो चढ़ा है, ट्यूब में जो वाटर चढ़ा है, उसके मास को मैं कंजर्व कर रहा हूँ, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। समझ रहे हो क्या? ऑल्दो यदि किसी का आंसर आ गया हो, सपोज करो, मान लो ऐसे मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, मास कंजर्वेशन से आंसर आ गया हो, बट तुम्हारा ये अप्रोच सही नहीं है, इन केस यदि किसी का आंसर आया हो तो। पर हाँ बोलो। सर H1 और H2 के बीच में रिलेशन निकाल के फिर तो कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसके बाद तो अपन ने वही किया है ना। H1 H2 के रिलेशन के लिए तो तुम्हें जुड़ीन्स लॉ तो लगाना ही होगा ना, जो H1/H2 इक्वल्स टू R2/R1 है। हाँ सर, तो उसके अपन ने बाद भी वही किया है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। हाँ हाँ, उस देखो, उससे तो उसके बाद तो तुम कर ही सकते हो, उसके बाद तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल ही हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वही पूछ रही उससे, थी। हाँ हाँ, उसके बाद तो तुम कर सकते हो, बट तुम चाहो कि पहले स्टार्टिंग में और फाइनल में अपन दोनों ऐसे कर ले, फिर पॉसिबल नहीं है, तुम्हें H1 H2 का रेशियो निकालना ही होगा इस वाले मेथड से। आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो हेडिंग लिखो, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज्यादा नहीं खींचूंगा, ये बहुत खींच गया यार। हाँ, कब से चल रहा है टॉपिक। इसमें लिखना पॉइंट, मैं लिखा रहा हूं, लिखो। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। लिखो, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड viscosity is the property of fluid by virtue of which by virtue of which it opposes the relative motion, it by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers, between its adjacent layers, between its adjacent layers. नेक्स्ट पॉइंट, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ ये पॉइंट को। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the relative motion between its adjacent layer. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it is the fluid friction or internal friction. It is the fluid friction or internal friction. It is a fluid friction or internal friction. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, the internal tangential force, the internal tangential force which try to retard, the internal tangential force which try to retard the relative motion between the layers, the internal tangential force which try to retard the relative motion between the layers is called viscous force, is called viscous force. Is called viscous force. कुछ थेरेटिकल पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे पढ़ना आराम से। इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो तो पहले, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लो। ठीक, तो ये कुछ कॉमन
इवेंट्स हैं जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, तो ये विस्कोसिटी से एक्सप्लेन होता है। अब तुम हेडिंग लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन है और ये किधर लगेगा, रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट। और विस्कस फोर्स किसे कहते हैं, जो अपवर्ड मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स लगता है उसे अपन विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक डायग्राम से तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखना ध्यान से। देखो मैं यहाँ पे दो ट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, दो ट्यूब है। पहले को मैं आइडियल मान रहा हूँ और दूसरे को मैं रियल सिचुएशन जो अपने डेली लाइफ का सिचुएशन है, ठीक है। इधर मैंने वाटर फ्लो किया है, दोनों में ही वाटर फ्लो हो रहा है ऐसा मानेंगे अपन। तो देखो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे यदि तुम देखोगे ना, तो आइडियल में अपने को ये बताया जाता है कि इस क्रॉस सेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, उन सभी पार्टिकल्स का आपको वेलोसिटी क्या मानना है, कॉमन। ये इधर v है तो इधर भी v ये मानना है। बट रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या होता है, तुम यदि नदी में कभी नहाने गए होगे, ऑब्वियसली गए ही होगे, तो कोई सामान यदि तुम्हारा नीचे गिर गया होगा सपोज, तो उस सामान को ढूंढने के लिए अपन मतलब अपन पैर के आसपास देखते हैं तो अपने को सामान मिल जाता है। ऑल्दो की रिवर की फ्लो, जो रिवर फ्लो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो, फिर भी जो सामान गिरता है वो नीचे ही उसी के आसपास में मिल जाता है। क्या कभी ऐसा इवेंट तुम्हारी लाइफ में हुआ है क्या? स्नेहिल के साथ पक्का हुआ होगा। स्नेहिल, एक्सपीरियंस किए हो? सर आता नहीं मेरे से स्विमिंग करते अच्छे से। हाँ तो ऐसा तो खूब किए हो गया है ना। सर आता नहीं मेरे से स्विमिंग करते अच्छे से। अरे तो स्विमिंग से क्या मतलब है, अपन को तो बस हाँ सर, क्या मतलब मतलब। मैं सर इतना कीमती कुछ पहना भी नहीं सर कि मतलब गिर जाए। अरे साबुन लगाए होगे बचपन में तो साबुन ही गिर गया होगा। हाँ हाँ सर। देखो पूल वगैरह का अपन एग्जांपल नहीं करते, अपन तो नदी वगैरह में कभी नहाने का तुम्हें सौभाग्य मिला हो तो मैं बात कर रहा हूँ। पूल वूल तो ऐसी है यार, जिस कंट्री में अपन रह रहे हैं उस कंट्री में इतने सारे नदी है और फिर भी अपन नदी में ना नहाए हो तो फिर पता नहीं, मतलब खैर छोड़ो। हाँ तो मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि कभी नदी में तुम नहाओ, जरूर नहाना मौका मिले तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे नीचे का जो वाटर होता है ना, जो डायरेक्ट ग्राउंड से कांटेक्ट में होता है, उस वाले वाटर लेयर की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। कम होने का रीजन सिंपल है कि ऑल्दो टॉप टॉप लेयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके जो वेलोसिटी नीचे ट्रांसफर होते एकदम कम हो जाती है। तो इसका जो, हाँ तो इसका जो मैं तुम्हें एक तुम्हें पैटर्न बताऊं, तो मान लो यदि बीच जैसे ट्यूब में देखो, ट्यूब में ना सेंटर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेंटर के जस्ट उधर वाली की वेलोसिटी कम होगी और फिर ऐसे ऐसे डिक्रीज होगी, राइट। तो ऐसे रिवर के लिए भी होता है। तो ये इसका एक्चुअल फ्लो है, मतलब एक्चुअल फ्लो कहने का मतलब ये जो रियल में अपने को दिखता है वो है, और आइडियल वाला तो मैंने ऊपर ड्रॉ किया ही है। तो ये इसका फ्लो पैटर्न है। तो तुम ये फ्लो पैटर्न को देख के इजिली कह सकते हो कि इनके हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है। अब सिंपल सा लॉजिक, यदि हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है तो इसका रीजन कौन है? इसका रीजन विस्कोसिटी है, विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स ने उस लेयर की वेलोसिटी को कम करा है फोर्स अप्लाई करके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसका मेन रोल है विस्कोसिटी का, ठीक है। तो पहले ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं बताता हूँ आगे।
नोट कर लिए क्या? तो देखो अब ये लिखो हेडिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इस स्लाइड में जो भी कुछ दिख रहा है लिख लो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना, ये इस डायग्राम को तुम देखोगे तो यहाँ पे लेयर्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, इसकी वेलोसिटी लगातार कम होते 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 जीरो है ना। तो ये जो सिचुएशन में जो तुम्हें एक्सप्लेन करा उसी पे बेस्ड है। देखो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर नोट करना। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सिंपल विस्कस फोर्स को डिफाइन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे दो लेयर्स होते हैं, जैसे मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देखो जैसे डायग्राम तो मैं ठीक ठीक ड्रॉ कर ही लेता हूँ। ये देखो एक ये लेयर रहा और एक लेयर में इधर मान लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। और सपोज करो इस वाले लेयर की वेलोसिटी है, मान लो v मान लेते या फिर v प्लस डेल्टा v मान लेते, ऐसे कहो कि इस वाले लेयर की वेलोसिटी v है, तो जब तुम ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो इसकी वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा v। और इन दोनों लेयर्स के बीच जो गैप है उसे मैं डेल्टा x का गैप कहता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इन दोनों लेयर्स के बीच जो वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक वर्ड आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो देखो जब भी वर्ड ग्रेडियंट लगा हो ना, इसका मतलब हमेशा समझ जाना कि डिवीजन में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना। जो जिस हमेशा ग्रेडियंट में नीचे जैसे रेट, रेट अपन कभी लिखते हैं तो डिवीजन किससे होता है, टाइम से। वैसे ही कभी ग्रेडियंट वर्ड हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़े होगे, याद है क्या तुम्हें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस तरीके से जब भी कभी ग्रेडियंट वर्ड हो तो नीचे डिस्टेंस से डिवाइड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, और इसे हमेशा पॉजिटिव बना के लिखते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं नीचे से हाइट ऊपर जा रहा हूँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ठीक है पॉजिटिव आएगा। बट मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन दे दिया जाता है बस। मतलब देखो माइनस साइन बस इसलिए दिया जाता है कि ये टर्म को तुम किसी तरीके से पॉजिटिव बना के लिख सको, जो कि मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, बट तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या है, देखो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ का ये मानना है, पहले तो तुम्हें पता है कि विस्कस फोर्स पीछे लगेगा, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया के, एरिया ऑफ लेयर के, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो कभी वाटर में तुम्हारे पास कोई वुडन प्लैंक है, मतलब कोई लकड़ी का पट्टा कह लो, और उस पट्टे को तुमने पानी में रखा है, उसको तुम खींच रहे हो, उस पट्टे के एरिया को बढ़ा दो, समझ रहे हो तुम, तो डेफिनेटली अपने को फोर्स ज्यादा लगाना होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ज्यादा फोर्स क्यों लगाना हुआ, क्योंकि मुझे अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, इसको ओवरकम करने के लिए मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। दैट मीन्स कि जो विस्कस फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ जो भी सरफेस जो तुम ले रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, ये इस पे भी डिपेंड करेगा, किस पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ से विस्कस फोर्स में एक कॉफिशिएंट आ जाता है जिसको ईटा कहते हैं, और ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और ये अपना फॉर्मूला बन जाता है विस्कस फोर्स का। और एक इसमें नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन बस इसलिए आता है क्योंकि विस्कस फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, इसलिए। क्या तुम्हें ये समझ आया? तो ये इसका मैसेज करो। है ना, नोट करो अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो ये अपना विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसको तुम्हें यदि समझना है ना तो ऐसे समझो, जैसे पूल में जो वाटर पंप इन होता है वो किधर से होता है, नीचे से होता है ना। तो जब सपोज करो कि कोई टैंक है, ये टैंक है और इधर से मैं वाटर को इन करा रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसके आसपास का जो लेयर्स होंगे उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसकी वेलोसिटी कम होते होते सरफेस की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, समझे क्या। हाँ बिल्कुल। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। तो आज अपन यही पे एंड करते हैं, इसके आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, तो इस अपन नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन करेंगे, है ना। विस्कोसिटी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा 100%। उसके अगले क्लास से अपन वेव स्टार्ट कर देंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन अपना साइड से सॉल्व करते रहना, डाउट्स क्लास जब अनाउंस हो तो उसमें डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो अब तुम फ्लूइड यस के सर। भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड में विस्कोसिटी बस जरा सा बचा हुआ है ही छोटा टॉपिक। थैंक यू सर। बाकी अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके बाय।